अपने दोनों वरिष्ठ नेता आदरणीय सुषमा स्वराज विपक्ष के नेत्री लोकसभा और आदरणीय अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता राज्यसभा अपनी आरंभिक टिप्पणियां करेंगे और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका वो दोनों उत्तर देंगे। मैं आदरणीय सुषमा जी से आग्रह करता हूं कि पहले वो अपनी आरंभिक टिप्पणी दें। नमस्कार मित्रों, पिछले कई दिनों से मीडिया में एक माहौल बनाया जा रहा था कि बहुत जल्दी बीजेपी के खिलाफ कोई बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और अटकलों का बाजार ये भी गर्म था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पहले इस खुलासे के लिए 10 तारीख तय की गई, फिर उसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया और उसके बाद कहा कि नहीं 17 तारीख को होगा। बीच में एक सवाल के जवाब में आईएससी वालों ने यह भी कहा कि हो सकता है 1-2 दिन हम आगे पीछे भी करें, सलमान खुर्शीद वाले मामले को थोड़ा और चलने दें, लेकिन अंततः उन्होंने 17 तारीख तय की। और आज तो उत्सुकता बहुत ही बढ़ा दी गई, किस पर पड़ेगा केजरी बम। केजरीवाल्स बिग अनाउंसमेंट, आईएससी's बिग एक्सपोजे, यानी इतना सेंसेशनलाइज करके रखा गया कि जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा बम आज फूटने वाला है। मित्रों, आप में से काफी लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे, शायद कुछ ने टेलीविजन पर देखी हो। जरूर आप में से कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी होगी। हम तो बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि हमें मालूम था कि वो कितना भी खोज निकालें कुछ निकाल नहीं सकते और हमारा अंदेशा सही साबित हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत प्रयासरत थे, प्रयत्न कर करके, कोशिश कर करके कुछ निकालने की कोशिश में थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं लगा सके। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक चुनावी मंच के रूप में बदल दिया। जितनी पार्टियों के नाम उन्हें याद थे उन सब के नाम उन्होंने ले डाले। कांग्रेस और भाजपा के समेत सपा, बसपा, डीएमके, अन्ना डीएमके सब भ्रष्ट हैं, सबकी आपस में साठगांठ है, सबकी मिली भगत है, सिर्फ अपने लिए एक वोट मांगने की बात रह गई, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इलेक्शन रैली में तब्दील हो गई थी। और जो आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश भी की वो आरोप भी सिरे से बेबुनियाद हैं। उन्होंने पूरे का पूरा केस इस पर बिल्ड किया कि नितिन जी ने अंजलि दमानिया को कहा था कि 4 काम हम उनके करते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं। ये बात कभी नितिन जी ने कही ही नहीं, और जो बात कही ही नहीं उस पर केस बिल्ड कैसे हो सकता था। लेकिन तो भी उन्होंने जो 4 काम में की बजाय 3 काम गिनाने चाहे। पहला कहा जमीन के बारे में कि जो जमीन किसानों को मिलनी चाहिए थी वो जमीन नितिन जी को मिल गई। मित्रों, वैसे तो नितिन जी ने स्वयं खुलासा किया है इसका कि वो जमीन 83-84 में अक्वायर हुई थी, 97 में उस पर डैम भी बन गया और पूरा पैसा कॉम्पनसेशन का, मुआवजे का अवार्ड घोषित होने के बाद किसानों को मिल गया था। आईएससी के लोगों का यह आरोप कि वहां किसान खेती कर रहे थे सिरे से निराधार और असत्य है। वो वेस्टलैंड थी जो 2006 में मात्र 11 वर्ष के लिए एक संस्था पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी संस्था को 11 बरस की लीज पर दी गई, वो भी नर्सरी के लिए। वो कहते हैं नितिन जी वहां खेती कर रहे हैं, नितिन जी वहां शुगर केन गन्ने का सापलिंग उगाते हैं और विदर्भ के किसान को सब्सिडाइज्ड रेट पर देते हैं।
वो जो विदर्भ के किसानों की वकालत कर रहे थे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो सैपलिंग वेस्टर्न महाराष्ट्र में 13 रुपए का मिलता है, जिसे नितिन जी सब्सिडाइज रेट पर 5 रुपए का देते हैं। कि वहां के गन्ना उत्पादक एक अच्छी क्वालिटी का गन्ना उगा सकें। वो नर्सरी के लिए जमीन दी गई है, मात्र 11 वर्ष के लिए दी गई है, और वहां वो सैपलिंग उगा करके सब्सिडाइज रेट पर विदर्भ के किसानों की सेवा कर रहे हैं। जो दूसरा आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश की कि जो डैम बना उसका पूरा पानी नितिन जी के पावर प्लांट को मिल जाता है। मित्रों, उस पूरे डैम का 0.85% यानी 1% से भी कम पानी उनके प्लांट को मिलता है। 1% से भी कम, 0.85%। तो जो उन्होंने आरोप लगाए वो भी असत्य और निराधार थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खोज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत खोज करने के बाद भी जब कुछ वो नहीं प्राप्त कर सके, तो इस तरह के अनर्गल बातें कहकर उन्होंने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा था, वो करनी ही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना किसी आरोप के घेरे में थे, ना वो किसी आरोप के घेरे में आ सके। और आज मैं और अरुण जी यहाँ यही आपसे कहने के लिए आए हैं कि हमारी पार्टी का पूरा कैडर और पूरा नेतृत्व नितिन जी के पीछे है। अब ये अगर उन्हें दर्द है कि नितिन जी उद्योगपति हैं, अगर उन्हें ये दर्द है कि नितिन जी को दूसरा कार्यकाल मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ये ब्रीफ नहीं है। वो कोई भ्रष्टाचार के केसेस अगर उजागर करते तो उनका ब्रीफ पूरा होता। लेकिन कौन पार्टी किसको अध्यक्ष बनाती है, किसको कार्यकाल देती है, किस पार्टी का अध्यक्ष कितनी संस्थाएं चलाता है, कौन से उद्योग चलाता है, ये शायद उनके ब्रीफ से बहुत बाहर था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला और 17 तारीख का ऐलान उन्हें पूरा करना था, तो एक चुनावी मंच में इस पूरे प्लेटफॉर्म को बदलकर उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर डाली। लेकिन इससे नुकसान उन्हीं का हुआ है। जो एक रहस्योद्घाटन वो करना चाहते थे, उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और जैसे पहले होता था कि कोई कहता था भेड़िया आया पे लोग पहुंच जाते थे, लेकिन उसके बाद जब कलई खुल गई तो लोगों ने जाना छोड़ दिया। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी आईएससी वाले कहेंगे कि हम किसी के खुलासा करने वाले हैं, तो इतनी उत्सुकता मीडिया में होगी जितनी कि आज बनी थी। जिस तरीके मुहावरों का प्रयोग किया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मुझे उन मुहावरों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूं कि बिल्कुल अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश करने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम खराब और अनुचित साबित हुई है। इतना मुझे कहना है। अरुण जी कुछ ऐड करना चाहेंगे तो करेंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़ी हुई थी, और अब जैसा उन्होंने घोषणा की कि वो एक राजनीतिक दल बना रहे हैं, तो एक दल के नाते स्वाभाविक एक राजनीतिक इच्छा रहती है कि हम आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। और उनकी रणनीति उनके वक्तव्यों से यह स्पष्ट थी कि जो प्रमुख राजनीतिक दल इस देश के हैं, उनके बीच में एक नैतिक बराबरी ले आओ। उन सब के ऊपर उंगली या प्रश्न चिन्ह लगा दो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य प्रमुख रूप से यह था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं केवल यह कह सकता हूं कि today's press conference is a failed attempt to bring a moral equivalence between the Congress and the BJP.
उनका उद्देश्य यह था कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल एक जैसे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में कहा गया, अब कुरेदने और ढूंढने से भी समझ नहीं आ रहा कि आरोप क्या है। जो एक सस्पेंस बनाया गया था और जिस शैली और इमोशन के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके जो अंग्रेजी का मुहावरा है वही कहना चाहूंगा, अ माउंटेन ऑफ व्हाट वाज नॉट इवन अ मोल हिल। मैंने 2-3 दिन पहले एक वक्तव्य में कहा था कि किसी भी संस्था जो अपने आप को क्रूसेडर कहती है, उसके लिए उसकी स्वयं की विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है। और जब वो अपनी विश्वसनीयता खो बैठती है ओवर स्टेटमेंट, एग्जैजरेशन, गलत बयानी के माध्यम से, तो जिस कॉज को वो रिप्रेजेंट करती है उसका भी वो नुकसान करती है। टुडे इंडिया अगेंस्ट करप्शन हैज डैमेज्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी संस्थाओं की समाज को जरूरत होती है। हम ऐसी संस्थाओं के विरोध में कभी नहीं रहे, लेकिन आज की जो उनकी रणनीति थी कि समाज को दिखलाएं कि हम हिटमैन हैं, हम किसी पे भी प्रहार कर सकते हैं, लेकिन आज प्रहार तो कम किया, द हिटमैन हैव स्कोर्ड अ सेल्फ गोल। They have damaged their own credibility. जो सुषमा जी ने अभी कहा, मैं केवल 2-3 वाक्यों में उसको एक बार दोहरा देता हूं। 1983-84 में लैंड एक्वायर हो चुका है। 1996 में डैम बन चुका है। किसानों को मुआवजा मिल चुका है, वहां खेती नहीं थी। जो बंजर जमीन थी, रॉकी लैंड था, वो खाली पड़ा था। विदर्भ एक ड्राई रीजन रहा है और इसलिए केवल 11 साल के लिए 2006 में एक लीज मिलती है, खेती करने के लिए भी नहीं। गन्ना पश्चिम महाराष्ट्र में उगता था, विदर्भ में भी उगे ताकि यहां के किसान को लाभ हो पाए, तो इसलिए यहां पर सैंपलिंग लगाए जाएं शुगर केन के। उसके लिए 11 साल की लीज मिली है एक ट्रस्ट को, जो अपने खर्चे से वहां सैंपलिंग लगाते हैं और सस्ते दाम पर किसानों को देते हैं कि अपने खेतों में लगाओ। और 11 साल के लिए यह लीज दी गई है उस सैंपलिंग को लगाने के लिए। और जो सैंपलिंग एक लेबोरेटरी की तरह वहां से बनता है और फिर किसानों को चला जाता है। यह उस इरिगेशन और विदर्भ को हरा करने का जो प्रयास है, यह उसका एक अंग है। इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और ये सारे आरोप ढूंढ लेना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोग भी आरोप लगा सकते हैं कि कोई संस्था किसी विषय पे नहीं बोली, मैं इसकी पूरी सूची दे सकता हूं। लेकिन अब वो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल होते हुए जो दलों की एक जिम्मेवारी है, ये उनको समझना चाहिए। और जैसा सुषमा जी ने कहा कि ये जो आरोप लगाए हैं, इनको पूर्ण रूप से
भारतीय जनता पार्टी खारिज करती है।